कल हमने हमारा पहला चैप्टर शुरू कर दिया था। कॉस्ट में जो पहला टॉपिक हमने शुरू किया है कॉस्ट शीट। 8 से 10 नंबर का क्वेश्चन कंफर्म आएगा और बहुत ही आसान सा क्वेश्चन होता है। पेपर में कॉस्ट शीट का क्वेश्चन कभी भी बहुत ज्यादा टफ आता ही नहीं है। बहुत इजीली अगर आपने सफिशिएंट प्रैक्टिस करके तो आप आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो। तो वही टॉपिक हमने शुरू किया था और कल मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ नोटिंग करवाई थी, कुछ भी समझाया नहीं था। तो वन बाय वन पॉइंट्स को समझते हैं। सबसे पहले कॉस्ट शीट का मतलब क्या होता है। कल मैंने आपको बेसिक समझाया था कि जो हम कॉस्ट अकाउंटिंग करते हैं उसके मल्टीपल पर्पसेस होते हैं, लाइक सेलिंग प्राइस डिटरमाइन करना, प्रॉफिट निकालना, आपको पर्टिकुलर एक कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है वो एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, अपनी कॉस्ट को एनालाइज करना सो दैट जहां पे कंट्रोलिंग या रिडक्शन पॉसिबल हो वो कर सके। इन सारे पर्पसेस से आप कॉस्ट अकाउंटिंग करते हो। तो कॉस्ट अकाउंटिंग करने में आपका मेन जो पर्पस था वो यही था कि कॉस्ट निकालना और एनालाइज करना। उसी काम को करने के लिए हमने पहला टॉपिक स्टार्ट किया जिसका नाम है कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट का मतलब होता है एक ऐसी स्टेटमेंट स्टेटमेंट बनाएंगे हम, मतलब कोई लेजर नहीं है, एक स्टेटमेंट फॉर्म में बनाएंगे जहां पे हम बहुत सारी चीजें प्लस माइनस करेंगे ताकि हमें हमारी कॉस्ट का पता चल जाए, ताकि हमें हमारा प्रॉफिट का पता चल जाए। तो बेसिकली कॉस्ट शीट इज अ स्टेटमेंट जिसमें हम कॉस्ट लिखते हैं सारी, एक पर्टिकुलर खर्चा पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने में और बेचने में क्या लागत आ रही है, उसकी कॉस्ट कितनी आ रही है, हम बेच कितने में रहे हैं, सो दैट हमारा प्रॉफिट पता चल जाए। ये होती है कॉस्ट शीट, एक स्टेटमेंट है। कॉस्ट शीट बनाते टाइम हमारा पर्पस सिर्फ खर्चों को जोड़ना नहीं है बल्कि उन्हें समझना भी है, उन्हें एनालाइज करना भी है। तो ऐसा नहीं कि कॉस्ट शीट में बस सारे आइटम प्लस करते चले गए। हम एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में काम करते हैं जहां पे हम खर्चों को प्रॉपरली बाइफरकेट करके कैलकुलेशंस करते हैं, जैसा कि मैंने आपको फॉर्मेट लिखवाया अभी। उससे खर्चों को स्टडी कर पाना आसान हो जाता है। दैट स्टेटमेंट इज कॉस्ट शीट। और कॉस्ट शीट हमेशा एक पर्टिकुलर पीरियड की बनती है, जैसे पीएनएल बनता है। पीएनएल हमेशा एक पीरियड का होता है, 6 महीने का, 3 महीने का, 1 साल का। कॉस्ट शीट भी ऐसे ही होती है कि एक साल में, 6 महीने में, 3 महीने में, 2 महीने में आपने कितना काम किया, हमेशा एक पर्टिकुलर पीरियड की होगी। ये कॉस्ट शीट का बेसिक मीनिंग है। जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो आप अपने आप समझ जाओगे कि कॉस्ट शीट एग्जैक्टली कैसे काम करती है। अब इसका फॉर्मेट शुरू किया था, एक बार फॉर्मेट को देखो। सबसे पहले आपको दिखेगा सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहला आइटम कॉस्ट शीट का क्या था, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम, और दूसरा डायरेक्ट लेबर, और तीसरा डायरेक्ट एक्सपेंस। कल मैंने आपको खर्चों की क्लासिफिकेशन बताई थी एलिमेंट वाइज। एलिमेंट वाइज खर्चों को कैटेगराइज करते हैं तो कितनी कैटेगरी बनती है, 3। एलिमेंट वाइज कौन कौन सी थी, मटेरियल, लेबर और एक्सपेंस। और ये तीनों के तीनों खर्चे दो कैटेगरी में बढ़ सकते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अगर आप ध्यान से देखोगे तो कॉस्ट शीट की शुरुआत में पहले 3 आइटम क्या है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस। क्या हमने खर्चों की 3 कैटेगरी के डायरेक्ट वाले पार्ट यहां पे समझ लिए। इन तीनों का टोटल क्या आता है, प्राइम कॉस्ट। बट अब इन तीनों का एग्जैक्टली मीनिंग क्या है, इनके अंदर क्या आएगा क्या नहीं आएगा, वो समझने के लिए अब नोटिंग स्टार्ट करो। करना कैसे है, मैं जो जो समझाता जाऊंगा आपको पॉइंट उसके सामने, फॉर एग्जांपल स्टार्ट कर रहे हैं हम डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम, नोट नंबर 1 लिख लो उसके सामने। मैंने एक नोट नंबर का कॉलम लिखवाया था, वहां 1 लिख लो, नोट नंबर 1। और नीचे फिर नोटिंग स्टार्ट कर देना, नोट नंबर 1, नोट नंबर 1, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम। पहला पॉइंट है डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम। सबसे पहला आइटम कॉस्ट शीट का डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम। चलो पहला पॉइंट है डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम। अब हम कॉस्ट शीट को समझेंगे कैसे, मैं ना आपको स्टेप बाय स्टेप हर पॉइंट का मीनिंग समझाऊंगा, उसमें क्या आता है क्या नहीं आता, और स्टेप बाय स्टेप एग्रीगेशन करते जाएंगे। जैसे पहला पॉइंट समझेंगे, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर पहले तीनों पॉइंट के कुछ क्वेश्चन, फिर चौथा पॉइंट और ऐड कर दूंगा उस तक के कुछ क्वेश्चन। तो स्टेप बाय स्टेप हम बहुत सारे एग्जाम्पल करेंगे और सारे पॉइंट सारे एलिमेंट्स को आराम से समझ लेंगे। और उसमें आप देखोगे जब लास्ट एग्जाम्पल तक पहुंचेंगे फॉर्मेट आपको अपने आप याद हो जाएगा, आपको कुछ करना भी नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले लिखो डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम, इसमें लिखना सबसे पहले मीनिंग।
इट रेफर्स टू कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल. It refers to cost of raw material consumed for the production of finished goods. आपके फिनिश गुड्स को बनाने के लिए जो भी रॉ मटेरियल आप कंज्यूम करोगे वो सारा का सारा खर्चा डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड की कैटेगरी में जाएगा. मान लो एक कंपनी मोबाइल फोन बना रही है, तो मोबाइल फोन बनाने के लिए उन्हें जो प्लास्टिक का यूज किया, जो मेटल्स का यूज किया, जो स्क्रीन का ग्लास का यूज किया है, ये सारे डायरेक्ट मटेरियल है जो साफ साफ देखे जा सकते हैं उस प्रोडक्ट के अंदर. उन सब की लागत आपकी डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड के अंदर जाती है. तो इट रेफर्स टू द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फिनिश गुड्स. ओनली डायरेक्टली attributable raw material is covered here. ओनली डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल मतलब हम यहाँ पे सिर्फ डायरेक्ट मटेरियल देखना चाहते हैं. अगर कोई रॉ मटेरियल इनडायरेक्टली कंज्यूम हुआ है तो वो यहाँ नहीं आएगा, वो कहीं नीचे जाके कॉस्ट शीट में अदर पार्ट्स में आएगा. यहाँ सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल जो होता है, डायरेक्टली जो देखा जा सके, जो लिंक किया जा सके प्रोडक्ट के साथ, उन्हीं को यहाँ पे एडअप किया जाता है. ठीक है. अगला पॉइंट कैलकुलेशन. डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड निकाला कैसे जाएगा? तो इसे निकालने का बहुत ही सिंपल सा तरीका है. ये शायद फॉर्मूला आपने पहले पढ़ा होगा, बहुत ही लॉजिकल सा पॉइंट है. कितने रुपए का मटेरियल हमने कंज्यूम कर लिया, तो फॉर्मूला होगा ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल. मैं RM लिख रहा हूं शॉर्ट फॉर्म में. ठीक है, रॉ मटेरियल इसका मतलब ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल. ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ये आ जाएगा आपका रॉ मटेरियल कंज्यूम. रॉ मटेरियल कंज्यूम पहला पार्ट यही कहता है कि आपने कितने रुपए का कच्चा माल यूज किया है प्रोडक्शन में. सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, हम फिजिकली जितने प्रोडक्ट देखते हैं सबसे ज्यादा खर्चा ये होता है. एसी बनी हुई है, बेंचेस बने हुए हैं, टीवी बनता है, मोबाइल बनता है, ये कंप्यूटर बना हुआ है, इन सब में मैक्सिमम खर्चा लगता ही मटेरियल का है. इसे बनाने में बहुत सारा रॉ मटेरियल यूज होता है. उसकी लागत कितनी है, दैट विल बी योर फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ द कॉस्ट शीट, रॉ मटेरियल कंज्यूम. रॉ मटेरियल कंज्यूम निकलेगा कैसे? ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक. अब इसमें कुछ चीजें जो ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. पॉइंट नंबर 1, while calculating purchase cost, following shall be added to cost. While calculating purchase cost या purchase price, following shall be added to cost. जब हम माल खरीद के लाते हैं तो सपोज 5 लाख का माल है, गुड्स है जो हमने परचेज किए, और परचेज किया किसी दूसरे स्टेट से, तो लाने का भाड़ा भी लगेगा. क्या बोलते हैं हम उसे? फ्रेट इनवर्ड. AS2 याद है? क्या फ्रेट इनवर्ड भी उसी कॉस्ट में एडअप किया जाता है या नहीं? यस. जब भी आप कोई मटेरियल परचेज करोगे तो उसे लाने के लिए जो भाड़ा लगेगा वो भी मटेरियल परचेज की कॉस्ट का पार्ट बनता है. लाते समय रास्ते का इंश्योरेंस करवाना पड़ा, टोल टैक्स लग गया, किसी को कमीशन पे किया है बाय करने के लिए, ये सारे खर्चे माल खरीदने के लिए किए जाते हैं. एक सिंपल सा पॉइंट समझ लो, आपने AS2 किया है या नहीं किया, बहुत सिंपल सा पॉइंट है. फैक्ट्री तक जब तक आपका मटेरियल पहुंच नहीं जाता
तब तक के सारे खर्चे एडअप किए जाते हैं। रास्ते के सारे नॉर्मल एक्सपेंसेस एडअप किए जाएंगे, चाहे वो रास्ते का भाड़ा हो, चाहे वो रास्ते में लगा टोल टैक्स हो, इंश्योरेंस हो, कोई भी खर्चा हो जो रास्ते में लगा है और वो नॉर्मल है। इवन फैक्ट्री में पहुंचने के बाद लोडिंग अनलोडिंग के जो खर्चे होते हैं वो भी इंक्लूड किए जाते हैं। क्या ये बात समझ में आई? तो यहां पे मैं भी यही कह रहा हूं कि परचेज कॉस्ट का ही पार्ट होते हैं कौन कौन से खर्चे। एक दो तीन आइटम लिखवा देता हूं, यूजुअली यही आपको देखने को मिलेंगे। नंबर वन इज फ्रेट इनवर्ड। फ्रेट इनवर्ड मतलब माल लाए हो तो लाने का भाड़ा। फ्रेट इनवर्ड का एक दूसरा नाम भी होता है, क्या? कैरेज इनवर्ड। ठीक है, कैरेज इनवर्ड या फ्रेट इनवर्ड। सेकंड, कमीशन ऑन परचेज। कमीशन ऑन परचेजेस, माल खरीदते समय कभी कभी कमीशन देना पड़ सकता है, तो वो भी इंक्लूड होता है। लोडिंग अनलोडिंग एक्सपेंसेस, लोडिंग अनलोडिंग के खर्चे। इसके अलावा इंश्योरेंस इन ट्रांजिट। इंश्योरेंस इन ट्रांजिट का मतलब है रास्ते का इंश्योरेंस। ये सारे खर्चे आपके रॉ मटेरियल को लाने के लिए इनकर किए जाते हैं, हेंस ये सारे इंक्लूड होंगे। इवन जीएसटी एंड अदर टैक्सेस, क्या ये भी कॉस्ट में एडअप होते हैं? कब? अगर इनका आईटीसी अवेलेबल ना हो। मतलब क्या है, जब आप ये टैक्सेस भर के आते हो तो कभी कभी तो ऐसा होगा, सरकार कहेगी कि भाई तुमने भर दिया, अब भूल जाओ। 100 रुपए का सामान है, 20 का टैक्स लग गया, अब इस 20 का कुछ भी वापस मत मांगना, मतलब तुम्हारी लागत हो गई 120। 100 प्रोडक्ट के नाम का, 20 टैक्स के नाम का। तो आप कहोगे सर कॉस्ट इज 120। लेकिन अगर बाई चांस सरकार ये कह दे 20 हमसे वापस ले लेना कुछ समय बाद, या वापस नहीं देंगे लेकिन कहीं और एडजस्ट करने का अधिकार दे देंगे, इसका मतलब वो 20 आपके लगे नहीं है, वो आपके एसेट बन गए। आपको या तो वापस मिल जाएगा या आपको एडजस्ट करने का अधिकार। इसका मतलब उसका आपको क्रेडिट मिलेगा, और अगर क्रेडिट मिलेगा तो वो आपकी लागत का पार्ट नहीं होता। तो हम कहेंगे जीएसटी एंड अदर टैक्सेस भी जोड़े जाते हैं इफ नो आईटीसी अवेलेबल। इसे एग्जांपल करवाते टाइम मैं एक बार फिर से डिस्कस कर दूंगा अच्छे से, एक बार सिर्फ नोटिंग कर लो। जीएसटी और अदर टैक्सेस अगर आईटीसी नहीं मिलेगा तो फिर इनको एडअप करना होता है। तो ये कुछ आइटम्स हैं, मैंने सिर्फ एक इलस्ट्रेटिव लिस्ट बताई है। सिंपल पॉइंट यही समझना है कि माल को लाने के लिए जो भी खर्चा होगा वो सारे एडअप होते हैं। ठीक है, इनपुट टैक्स क्रेडिट समझा दूंगा, कोई ना एग्जांपल लेते टाइम समझा दूंगा। पॉइंट नंबर 2, पहला पॉइंट परचेज कॉस्ट में क्या क्या शामिल होंगे। पॉइंट नंबर 2 लिखो, समटाइम्स waste is generated from raw material. Sometimes waste is generated from raw material. Any recovery from selling such waste, any recovery from selling such waste shall be deducted from raw material consumed. कभी कभी जब आप रॉ मटेरियल लाओगे तो कुछ वेस्ट भी जनरेट हो सकता है, और उस वेस्ट को आप बेच भी सकते हो और बेच के पैसा मिलेगा। अगर ऐसी सिचुएशन आ रही है तो उसे मटेरियल की कॉस्ट में से कम कर दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं 15 किलो का घी का बॉक्स लेके आता हूं, 15 केजी का घी का टीन लेके आया, बॉक्स लेके आया। लिखना मत, सिर्फ सुन लो। 15 किलो का घी का बॉक्स आया है 9,000 रुपए का, मान लीजिए। मैंने क्या किया, आते ही घी जो है मेरे किसी बॉक्स में खाली कर लिया। अब वो डब्बा जो बच गया, दुकानदार ने कहा था सर ये चाहे हमें वापस दे देना, 200 रुपए दे देंगे इसके नाम के वापस। तो मैंने घी लिया 15 किलो, इनिशियली उसने मुझसे कितने रुपए ले लिए, 9,000। मैंने घर पे आने के बाद घी अपने बर्तन में खाली कर लिया और खाली डब्बा उसे वापस दे आया, क्या मुझे 200 रुपए मिल जाएंगे वापस? इवेंचुअली घी कितने का पड़ा, 9,000 का? नहीं, आप कहोगे सर 200 तो वसूल हो गए, दैट मीन्स आपका घी कितने का पड़ा, 8800 रुपए का। ये जो 200 मिले हैं, क्या ये आपने घी बेचा है? नहीं, घी का खाली डब्बा बेचा है।
इसे कॉस्ट की भाषा में वेस्ट कहा जाता है। अलग अलग टाइप का सामान है, मान लो आप मार्केट सब्जी मंडी से जाके आलू लेके आए हो एक बोरी भर के, आपका काम है, आप हलवाई हो मान लो, आप बोरी भर के आलू लेके आए हो, क्या वो बोरी जो खाली हो जाएगी, क्या आपके लिए वो कोई काम की है? मिठाइयां तो बेचने से रहे उसमें। उस खाली बोरी को आप मार्केट में किसी को बेच दोगे, दैट इज वेस्ट। और उससे जितना भी पैसा मिलेगा उससे आप अपने आलू की जो कॉस्ट है उसको कम कर दोगे। तो बेसिकली रॉ मटेरियल से जनरेटेड जितना भी वेस्ट होता है, उस वेस्ट की रिकवरी या उससे मिलने वाला पैसा उसी की कॉस्ट में से डिडक्ट कर दिया जाता है। क्या ये बात समझ में आई? यहां पे एक चीज का ध्यान रखना, अभी मैं उसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, वेस्ट और स्क्रैप में डिफरेंस होता है। आप एक काम कर लेना, जहां पे आपने वेस्ट लिखा है उसके ऊपर ऐसे स्क्रैप लिख के और उसको हल्का सा ऐसे काट देना, ताकि आपको नीचे दिखता रहे कि हमने क्या लिखा हुआ है। लाइट, बिल्कुल लाइट तरीके से काटना कि नीचे दिखे। यहां पे मैं वेस्ट की बात कर रहा हूं, स्क्रैप की बात नहीं कर रहा। दोनों में क्या डिफरेंस है बाद में डिस्कस करूंगा जब स्क्रैप का पॉइंट आएगा, फिर इसको फिर से पूरा इन डेप्थ डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ इतना समझ लो कि कोई वेस्ट अगर जनरेट हुआ है तो वो कॉस्ट में से माइनस कर दिया जाता है। चलो, तो ये हमारा पहला पॉइंट था। पहला पॉइंट कॉस्ट शीट का, रॉ मटेरियल कंज्यूम। मतलब जब आप कोई भी प्रोडक्ट बनाते हो तो उसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है मटेरियल कितना लगा। तो उस मटेरियल की लागत कैसे निकाली जाएगी उसको हम समझ रहे थे। सबसे पहली बात, आपको ओपनिंग फिनिश ओपनिंग रॉ मटेरियल में परचेजेस को जोड़ना है और क्लोजिंग को लेस करना है, जिससे आपको आपका फिगर मिलेगा रॉ मटेरियल कंज्यूम। लेकिन परचेजेस में कुछ चीजें एडजस्ट जरूर करनी है, लाइक अगर फ्रेट इनवर्ड है, कमीशन ऑन परचेज है, लोडिंग अनलोडिंग के खर्चे हैं, रास्ते का इंश्योरेंस या जीएसटी या अदर टैक्सेस अगर उनका आईटीसी अवेलेबल ना हो। और अगर क्वेश्चन कहता है कि सर हमने कुछ कबाड़ जनरेट हुआ था रॉ मटेरियल से वो भी बेचा है, तो उससे मिलने वाला पैसा कॉस्ट में से ही लेस हो जाएगा। क्या यहां तक की बातें क्लियर है? यस और नो? एग्जाम्पल लिखो। एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 है कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। हम सिर्फ अभी फोकस करेंगे पहले पॉइंट को निकालने में कि कॉस्ट ऑफ मटेरियल कैसे निकल के आएगा। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल ₹2,50,000। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है 2.5 लाख रुपए। परचेजेस, आपने रॉ मटेरियल खरीदा है ड्यूरिंग द पीरियड 10 लाख रुपए का, 10 लाख रुपीज। एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है ₹1,60,000। 2.5 लाख का माल पहले से पड़ा था, 10 लाख का और खरीद लाए और 1,60 का आखिरी में बचता रह गया। फ्रेट इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड भी हमने पे किया है 40,000 रुपीज का, 40,000 रुपए का माल खरीदने में हमारा भाड़ा भी लग गया है। दिस इज माई फ्रेट इनवर्ड। बस एक बार इतने से ही स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि व्हाट विल बी माई कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ मटेरियल, कितने रुपए का रॉ मटेरियल हमने फैक्ट्री में कंज्यूम कर लिया होगा, ये हमें इस केस में कैलकुलेट करना है कि कितने रुपए का रॉ मटेरियल आपने कंज्यूम किया। सबसे पहले मेरे पास फैक्ट्री में कितना माल पहले से पड़ा था, 2.5 लाख का। ये मेरी रॉ मटेरियल पहले से मेरे पास पड़ा था। रॉ मटेरियल जिस जगह पे रखा जाता है उसे स्टोर कहा जाता है। जहां पे रॉ मटेरियल पड़ा होता है, कॉस्ट की भाषा में उस जगह को क्या कहा जाता है, स्टोर। जहां माल बनाया जाएगा उसे क्या कहा जाएगा, फैक्ट्री। ऑब्वियस से फैक्ट्री कहा जाएगा। और बनने के बाद जहां रखा जाएगा, वेयर हाउस। कुछ वर्ड्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। स्टोर कौन सी जगह होती है, जहां पे रॉ मटेरियल स्टोर किया जाता है। जहां माल बनता है उसे क्या बोलेंगे, फैक्ट्री। और जहां बनने के बाद स्टोर होगा, वेयर हाउस।
जहां पे सारा ऑफिस का काम होता है, जहां पे एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है वो ऑफिस होता है आपका, और जहां बेचने का काम होता है वो आपका शोरूम होगा। बेसिकली बेचने वाला काम वहीं पे होता है, ठीक है। तो ये अलग अलग टाइप के नाम कुछ यूज किए जाते हैं बिल्डिंग स्पेसिफिक। खैर, मेरा अभी मुद्दा है मटेरियल कंज्यूम निकालना। मेरे पास 2.5 लाख का माल पहले से था, और मैं कितना और परचेज करके ले आया, 10 लाख। टोटल माल कितना हो गया, 2.5 का पहले से था, 10 का और ले आया, कितना हो गया, 12.5। और मैं कह रहा हूं सर 12.5 में से सिर्फ 1.60 का बचा है। आउट ऑफ 12,50,000 सिर्फ 1,60,000 का माल बचा है, बाकी कहां गया? बाकी माल कहां गया होगा? ऑब्वियस है वो आपने कंज्यूम कर लिया होगा। तो कंज्यूम कितने रुपए का हो गया? आउट ऑफ 12,50,000 160 स्टिल रिमेनिंग, तो कंज्यूम कितने का हो गया? 10,90,000। यही तो मैंने फॉर्मूला लगाया, ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग। क्या यही फॉर्मूला था? यस, बिल्कुल लॉजिकल सी बात है सर, कुछ माल पहले से था, कुछ और ले आए, तो टोटल इतना माल था, इसमें से ये अभी भी बचा हुआ है, इसका मतलब बाकी कहां गया? बाकी कंज्यूम हो गया होगा। और साथ में जब आप माल खरीद के लाए थे तो 40,000 का भाड़ा भी लगा था, क्या ये भी परचेज का पार्ट होता है? माल का जो परचेज करने पर भाड़ा लगता है, दैट इज आल्सो इंक्लूडेड इन द परचेज प्राइस, वो परचेज का ही पार्ट होता है। तो ये 40 का क्या करेंगे? क्या इसी 10 लाख में एडअप किया जाएगा? यस। तो कैलकुलेशन कैसे होगी? सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक, कितने रुपए का ओपनिंग स्टॉक है हमारे पास? 2.5 लाख रुपए, प्लस परचेजेस। परचेजेस कितने की है? 10 लाख का आपके पास माल परचेज किया गया, प्लस 40,000 का फ्रेट इनवर्ड, जो भी इसी में एडअप कर दिया जाएगा, तो 10 40। आप चाहो तो एक सेपरेट लाइन आइटम भी दिखा सकते हो, कैरेज इनवर्ड को एक अलग से भी दिखा सकते हो, मैंने परचेज के अंदर ही जोड़ दिया, माइनस क्लोजिंग। कितना है क्लोजिंग स्टॉक? 1,60,000। ये आ जाएगा मटेरियल कंज्यूम्ड। यही तो निकालना था हमें, कितना आ गया? 11,30,000। 11,30,000 आ गया मटेरियल कंज्यूम्ड। ये वर्किंग आपको ना अगर क्वेश्चन में आती है तो हमेशा दिखानी है। 1 से 2 नंबर की वेटेज होती है इस वर्किंग की भी, ऐसे ही पॉइंट आएंगे और 1 से 2 नंबर की वेटेज होगी, तो ये वर्किंग नोट में आपको कैलकुलेट करके दिखाना होता है कैसे हमने रॉ मटेरियल कंज्यूम निकाला। रॉ मटेरियल कंज्यूम मतलब कच्चा माल क्या लगा किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए। एग्जाम्पल समझ में आया? चलो अब एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2, अगेन कैलकुलेट मटेरियल कंज्यूम्ड। सेम चीज निकालनी है, हमने कितने रुपए का मटेरियल कंज्यूम किया। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 70,000 रुपए। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 70,000 रुपए। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 11.5 लाख, इंक्लूडिंग जीएसटी 1 लाख। 70,000 का ओपनिंग स्टॉक है, परचेज है 11.5 लाख, इंक्लूडिंग जीएसटी 1 लाख रुपए। नेक्स्ट, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल ₹95,000। नेक्स्ट, कैरेज आउटवर्ड ₹40,000। आपको मटेरियल कंज्यूम निकालना है। अज्यूम इनपुट टैक्स क्रेडिट, इनपुट टैक्स क्रेडिट ITC is available for GST. Assume ITC, that is input tax credit, is available for GST. कर लिया नोट सभी ने?
तरीका वही रहेगा, बस यहां पे मैंने एक दो पॉइंट एडअप कर दिए। अब उनको डिस्कस करते हैं। सॉल्यूशन, कैलकुलेशन ऑफ मटेरियल कंज्यूम। सर रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालना है तो तरीका या फॉर्मूला वही रहेगा, ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक, कितना ओपनिंग स्टॉक ऑलरेडी हमारे पास पड़ा है, 70,000 रुपए का। तो 70,000 इज माई ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस, परचेजेस इसको निकालना है सबसे मेन। मैंने आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि परचेज की टोटल वैल्यू है 11.5 लाख, 11,50,000 एंड इंक्लूडिंग जीएसटी 1 लाख। क्या इसके अंदर जीएसटी ऑलरेडी शामिल है? जीएसटी एक टैक्स है जो गुड्स और सर्विसेज के ऊपर लगाया जाता है। सरकार क्या करती है, दो ऑप्शन दे सकती है आपको, या तो कहेगी कि ये जो जीएसटी तुमने भरा है इसको भूल जाओ, तुमने भर दिया हमने ले लिया बात खत्म। तो ऐसे केसेस में आपकी जेब से कितना पैसा चला गया, 11.5 लाख रुपए। सारी की सारी आपकी लागत है, बिकॉज जो जीएसटी भरा है सरकार ने कह दिया कि इसे भूल जाओ, हमारा हो चुका अब ये पैसा। इसका मतलब इवेंचुअली आपकी कॉस्ट कितनी बन जाएगी, 11.5 लाख। लेकिन सरकार मोस्ट ऑफ द टाइम आपसे कहती है कि ये जो तुमने जीएसटी भरा है कुछ समय बाद आके हमसे वापस ले जाना, हमसे ये पैसा वापस ले जाना। तो अगर मान लो आज आपसे किसी ने 11.5 लाख रुपए ले लिए और 10 दिन बाद उसमें से 1 लाख आपको वापस दे दे, आपकी कॉस्ट बताना कितनी पड़ी? क्या 11.5 लाख का कॉस्ट को बोलोगे? नहीं, आप कहोगे सर 1 लाख तो वापस ही आ गया ना। तो इवेंचुअली आपकी जेब से पैसा लगा कितना, 10,50,000। तो सरकार जब आपको ये कहती है कि ये पैसा आपको हम रिफंड दे देंगे या हम आपको इसका क्रेडिट दे देंगे, कई बार रिफंड नहीं देती सरकार। सरकार कहती है जब कभी भरना है ना तो इसका इस्तेमाल कर लेना। बात तो एक ही होगी, या तो मुझे लौटा दे सरकार, या मुझे कहीं भरना हो उसमें से एडजस्ट करने का अधिकार दे दे। इसे कहते हैं आईटीसी मिलना या इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाना। मतलब ये पैसा कहीं ना कहीं आपको वापस मिल जाएगा या फ्यूचर में एडजस्ट करने का अधिकार मिल जाएगा। अगर मुझे वो 1 लाख रुपए एडजस्ट करने का अधिकार मिल जाए तो इवेंचुअली व्हाट वुड बी माय कॉस्ट, मेरी लागत क्या पड़ी, 11.5 लाख या 10.5 लाख? बोलो 10.5। क्या ये पॉइंट समझ में आया? और ज्यादा एक्सप्लेन करने की नीड है? क्लियर हो गया ना सभी को? सिंपल सी बात है कि ये 1 लाख का आपने जीएसटी भरा और सरकार इसका क्रेडिट आपको देगी। क्रेडिट देने का मतलब है या तो लौटा देगी या आपको एडजस्ट करने का अधिकार देगी। तो मेरी परचेज कॉस्ट कितनी बन जाएगी, 10.5 लाख। तो मैं कहूंगा 11,50,000 में 1 लाख का जीएसटी माइनस कर दो। गलत जोड़ रखा है, जुड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि इसका हमें आईटीसी मिलेगा। परचेज में जीएसटी हमने माइनस कर दिया बिकॉज इसका आईटीसी अवेलेबल है। कुछ एडअप करना है क्वेश्चन में, कुछ है ऐसा जो एडअप करना है? क्यों, कैरेज का दे रखा है ना खर्चा, आउटवर्ड है, कैरेज इनवर्ड नहीं है। आउटवर्ड का मतलब क्या होता है, क्या ये आपने परचेज पे दिया है या सेल पे? सेल। हम तो रॉ मटेरियल खरीद के लाने के खर्चे देख रहे हैं ना, इसका मतलब कैरेज आउटवर्ड एडअप नहीं होगा। ये थोड़ा सा ध्यान आपको रखना है। तो यही माइनस होगा और कुछ नहीं है। इसका मतलब ये कितना आ जाएगा, 10,50,000। ये मेरी परचेज की वैल्यू आ गई। और अब क्या होगा इसमें से, माइनस क्या, माइनस किया जाएगा इसमें से क्लोजिंग स्टॉक। माइनस क्लोजिंग स्टॉक, कितने रुपए का क्लोजिंग स्टॉक है हमारा, 95,000 रुपीज। तो नेट में दिस विल बी माई रॉ मटेरियल कंज्यूम। कितने रुपए का रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आ गया, 10,25,000। 10,25,000 ये आपका रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आ गया। कैरेज इनवर्ड यहां एडअप नहीं होगा, वो भी जाता है कहीं पे, वो बाद में समझें कहां जाता है। अभी फिलहाल फोकस सिर्फ एक चीज पे कि रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कैसे निकलेगा। क्या ये बात समझ में आई सभी को? किसी को डाउट इस एग्जांपल में? चलो फिर अब एग्जांपल नंबर 3 लिखो। एग्जांपल नंबर 3 अगेन, कैलकुलेट रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। कैलकुलेट रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 1.5 लाख रुपए।
ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है 1,50,000। परचेजेस एक्सक्लूडिंग जीएसटी 5,60,000। परचेजेस एक्सक्लूडिंग जीएसटी एट द रेट 18%। 18% जीएसटी लगती है, वो एक्सक्लूडिंग है। एक्सक्लूडिंग का मतलब इस 560 के अंदर वो शामिल नहीं है। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक है 45,000 रुपीज, 45,000 का क्लोजिंग स्टॉक भी बचा हुआ है। फ्रेट इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड है 15,000 रुपए का। ओपनिंग स्टॉक 1,50,000, परचेजेस एक्सक्लूडिंग जीएसटी 560, क्लोजिंग स्टॉक है 45,000 का और फ्रेट इनवर्ड है 15,000। सेल ऑफ स्क्रैप 5,000 रुपए, कोई स्क्रैप जनरेट हुआ था वो 5,000 में बेचा है। एंड सेल ऑफ वेस्ट, सेल ऑफ वेस्ट 2,000 रुपए। सारे कैलकुलेट कर दो, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। स्क्रैप बेचा है 5,000 रुपए का, वेस्ट बेचा है 2,000 रुपए का। सारे निकाल दीजिए, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। कितने रुपए का मटेरियल हमने कंज्यूम किया। आईटीसी के लिए लिख लो, आईटीसी इज अवेलेबल। तो भी हम यही करते कि आईटीसी अवेलेबल होता है। ये सेम चीज एएस2 में भी होती है, सेम ही असम्पशन है। अगर कुछ भी मेंशन नहीं होता तो आईटीसी अवेलेबल ही मानते हैं, बिकॉज 99.99% केसेस में मिलता ही है। जब हम जीएसटी पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि गवर्नमेंट सब चीजों का आईटीसी देती है। तो यहाँ पे लिख लो आईटीसी इज अवेलेबल। करो, तुम सॉल्व करो सारे। कर लिया सॉल्व सभी ने? सबने कर लिया? चलो, सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितने रुपए का है? 1,50,000 रुपए। ओपनिंग स्टॉक सीधा है, क्लोजिंग स्टॉक ऑब्वियस है, हमेशा मिलेगा। मेन बात होती है परचेज की। परचेजेस एक्सक्लूडिंग 18% जीएसटी है 560, 5,60,000 की वैल्यू है और इसमें जीएसटी शामिल नहीं है। क्या हमें करना है या नहीं करना? तो आईटीसी अवेलेबल है। अगर आईटीसी है इसका मतलब आपको क्रेडिट मिलेगा या रिफंड मिलेगा। तो क्या जीएसटी एडअप होगा या नहीं होगा? यस और नो? नहीं होगा, क्योंकि वो आपको वापस मिल जाएगा या सरकार आपको उसका क्रेडिट देगी। तो ये एडअप नहीं होगा। तो यहां पे जीएसटी शामिल नहीं होगा। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल गिवन है। आगे है फ्रेट इनवर्ड। क्या फ्रेट इनवर्ड एडअप होगा? क्या फ्रेट इनवर्ड एडअप होगा? यस, ये 15,000 रुपए एडअप होगा। सेल ऑफ स्क्रैप, क्या सेल ऑफ स्क्रैप को लेस किया जाएगा? अभी मैंने बताया था स्क्रैप को लेस नहीं करना, आपको किसको लेस करना होता है? वेस्ट। मतलब स्क्रैप को इग्नोर कर देंगे। अभी डिफरेंस बताऊंगा, मैंने बताया नहीं है, बट वो भी डिस्कस करेंगे दोनों में क्या फर्क होता है। लेकिन अभी के लिए सिर्फ ये समझ लो, हमें सिर्फ कौन सा एलिमेंट माइनस करना होता है? वेस्ट। तो वेस्ट को माइनस किया जाएगा, ना कि 2,000 माइनस। तो इवेंचुअली कैलकुलेशन होगी, ओपनिंग स्टॉक है 1,50,000 रुपए का, प्लस परचेजेस आपकी है 560 का परचेज प्राइस है और 15,000 के फ्रेट इनवर्ड, बिना जीएसटी ही आएगा, यानी 575। और इसमें से क्लोजिंग स्टॉक माइनस होगा। क्लोजिंग स्टॉक है हमारा 45,000 रुपए का, और इवन आपका जो 2,000 का वेस्ट है वो भी माइनस हो जाएगा। दिस विल बी द इवेंचुअल वैल्यू। कितनी आ गई? 6,78,000। किस किस का सही है? जिनकी मिस्टेक थी, क्या मिस्टेक की? स्क्रैप भी माइनस कर दिया? यस और नो? गलत किस किस का था? एक बार हैंड रेज करना। क्या गलती कर दी? स्क्रैप भी माइनस कर दिया। ध्यान रखना, स्क्रैप माइनस नहीं होगा, यहां पे सिर्फ किसको माइनस करना होता है आपको? वेस्ट को। वेस्ट ही माइनस किया जाएगा। यहां तक क्लियर? किसी को डाउट, कंफ्यूजन? चलो,
ये था हमारा पहला पॉइंट, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। पहला पॉइंट कॉस्ट शीट का, रॉ मटेरियल कंज्यूम, मतलब आपने फिनिश गुड बनाने के लिए कितने रुपए का कच्चा माल इस्तेमाल किया। अब आते हैं पॉइंट नंबर 2, चेक करना अगला पॉइंट क्या है। कॉस्ट शीट में पॉइंट नंबर 2 क्या है? डायरेक्ट लेबर। उसके आगे नोट नंबर 2 लिखो और अब नेक्स्ट पॉइंट लिखो डायरेक्ट लेबर। नोट नंबर 2, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट it refers to wages paid to production workers. It refers to wages paid to production worker. प्रोडक्शन वर्कर मतलब वो वर्कर जो डायरेक्टली प्रोडक्शन के काम में शामिल हैं, जो डायरेक्टली प्रोडक्शन का काम ही कर रहे हैं। जब आप कोई भी प्रोडक्ट बनाते हो तो उसे बनाने के लिए रॉ मटेरियल के साथ साथ आपको वर्कर्स भी लगाने पड़ते हैं, और उन वर्कर को आप जितनी भी तनख्वाह दे रहे हो वो सारे के सारे डायरेक्ट वेजेस के अंदर आएंगे। तो हमारा सेकंड पॉइंट है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। इट रेफर्स टू वेजेस पेड टू प्रोडक्शन वर्कर। वेजेस इंक्लूड्स बोनस टू प्रोडक्शन वर्कर, एनी अलाउंस, किसी पर्टिकुलर टाइप के अलाउंस मिल रहे हैं, भत्ता जिसे हम कहते हैं हिंदी में। कई बार आपकी सैलरी में ऐसे अलग अलग चीजें डिफाइन कर दी जाती है, ये आपको खाने पीने के नाम का दे रहे हैं हम, ये आपको रहने के नाम का दे रहे हैं, वो सब कुछ वेजेस के अंदर शामिल होगा। तो वेजेस इंक्लूड्स बोनस टू प्रोडक्शन वर्कर, एनी अलाउंस और एनी अदर अमाउंट पेड। कोई भी पैसा आप जो प्रोडक्शन वर्कर को दोगे, नाम कुछ भी रख देना उसका, अल्टीमेटली इट विल बी इंक्लूडेड इन द वेजेस कॉस्ट, डायरेक्ट वेजेस के अंदर ही आएगा। तो वेजेस इंक्लूड्स बोनस टू प्रोडक्शन वर्कर, एनी अलाउंस और एनी अदर अमाउंट पेड। नोट, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू पीएफ। पीएफ समझते हो क्या होता है? पीएफ प्रोविडेंट फंड। जब आप कहीं पे एज ए एम्प्लॉय काम करते हो तो आपकी सैलरी का कुछ हिस्सा सरकार के पास जमा हो जाता है, जो बेसिकली आपकी फ्यूचर के लिए होता है। उसमें आपको सालाना 7-8% ब्याज भी मिलता रहता है और वो पैसा बढ़ता रहता है, दैट इज पीएफ। तो एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू पीएफ या ईएसआई, क्या ये सुना है कभी? क्या होता है? हाँ, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस लिख लेना, इसकी फुल फॉर्म लिखना चाहो तो। पीएफ आप सबने पहले पढ़ा होगा, सुना होगा। ईएसआई का मतलब होता है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस। पीएफ के जैसे ही होता है, आपकी सैलरी का कुछ हिस्सा काट के ईएसआई में जमा हो जाता है। बेसिकली आपका एक इंश्योरेंस हो जाता है, हेल्थ इंश्योरेंस है। तो कभी वर्कर को इलाज की जरूरत पड़े तो उसको एक कार्ड दे दिया जाता है, उसकी बेसिस पे वो सस्ता या फ्री में इलाज करवा सकता है। दैट पोर्शन इज ईएसआई। तो पीएफ के जैसा ही होता है, बस पीएफ में पैसा आपको वापस मिल जाता है विद इंटरेस्ट। ईएसआई में आपका इंश्योरेंस हो गया, कभी इलाज की जरूरत पड़ी तो फ्री में या सस्ते दामों पे एक कार्ड मिलता है, उसकी बेसिस पे आपका इलाज होता है। ठीक है, तो एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू पीएफ ईएसआई इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन वेजेस। सरकार का नियम है, जब कोई वर्कर आपके पास काम कर रहा है तो आपको कुछ हिस्सा पीएफ में और ईएसआई में भी जमा करवाना होता है। तो कुछ हिस्सा एम्प्लॉय अपनी जेब से निकालता है, कुछ हिस्सा एम्प्लॉयर को देना होता है। जो एम्प्लॉय देगा वो तो खर्चा नहीं है हमारे लिए, एज अ कंपनी वो तो एम्प्लॉय ने दिया और हमने आगे दे दिया। लेकिन जो हिस्सा एम्प्लॉयर को भरना पड़ गया वो हमारे लिए खर्चा है। मान लो एक वर्कर की 100 रुपए की तनख्वाह थी, तो 100 रुपए की तनख्वाह भी देनी पड़ी हमें वर्कर को, और 10 रुपए उसके नाम का पीएफ ईएसआई में देना पड़ा। हमारी जेब से कितना पैसा गया? 110। तो हमारी कॉस्ट भी तो 110 हुई ना, हमारे लिए तो 110 चला गया। वो पैसा पीएफ ईएसआई में भी गया है, तो किसको मिलेगा बाद में? किसका फायदा होगा? वर्कर का, कंपनी का नहीं है। तो कंपनी कहेगी सर हमारी लागत तो 110 रुपए हो गई। तो जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होता है पीएफ ईएसआई में, वो भी हमारी वेजेस का ही पार्ट बन जाता है। इसमें बहुत कुछ ज्यादा कुछ नहीं होता डायरेक्ट लेबर कॉस्ट में, बस इतने से ही पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल लिखा देता हूं मैं।
एग्जाम्पल नंबर कौन सा आ गया? 4। एग्जाम्पल नंबर 4, कैलकुलेट डायरेक्ट वेजेस। कैलकुलेट डायरेक्ट वेजेस। कैलकुलेट डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट वेजेस पेड। डायरेक्ट वेजेस पेड, हमने कितने डायरेक्ट वेजेस पे कर दिए? 5 लाख रुपए। डायरेक्ट वेजेस पेड है 5 लाख। वेजेस आउटस्टैंडिंग एट ईयर एंड। वेजेस आउटस्टैंडिंग एट ईयर एंड 1 लाख रुपीज। वेजेस एट द ईयर एंड 1 लाख रुपीज। सैलरी टू फैक्ट्री सुपरवाइजर ₹50,000। कैंटीन एक्सपेंस फॉर वर्कर्स ₹25,000। बस इतने से इंफॉर्मेशन है और हमें डायरेक्ट वेजेस निकालनी है। कैलकुलेट डायरेक्ट वेजेस। मैंने आपको 4 चीजें दी इस एग्जांपल में, एक बार नोट कर लो फिर डिस्कस करते हैं। यहां हमें डायरेक्ट वेजेस निकालनी है। कैलकुलेट डायरेक्ट वेजेस। सबसे पहली बात, हमने वेजेस पे कितनी कर दी? 5 लाख, और स्टिल आउटस्टैंडिंग है 1 लाख। इसके अलावा हमने फैक्ट्री के सुपरवाइजर को 50,000 दिए हैं, और फैक्ट्री के लिए कोई कैंटीन भी चलती है जिसमें फैक्ट्री के सारे लोग खाना खा सकते हैं, वो है 25,000 का, उसका भी खर्चा हुआ है। तो ऐसे केसेस में क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है व्हाट विल बी द डायरेक्ट वेजेस। कंपनी के डायरेक्ट वेजेस कितने? मैंने आपसे वेजेस नहीं पूछा है, मैंने आपसे एम्प्लॉय का खर्चा नहीं पूछा, मैंने आपसे एक चीज पूछी है, व्हाट विल बी द डायरेक्ट वेजेस। क्या मतलब होता है डायरेक्ट वेजेस का? प्रोडक्शन वर्कर्स को आपने क्या पे किया? प्रोडक्शन वर्कर को, जो डायरेक्टली प्रोडक्शन का काम कर रहे हैं, क्या ये 5 लाख रुपए प्रोडक्शन वर्कर को दिए गए हैं? यस। क्या ये 1 लाख रुपए भी उनके बकाया है? यस। तो क्या वेजेस का खर्चा 5 लाख बोलोगे या 6 लाख? क्या जो दे दिया वो खर्चा होता है या जो एक्रू हो गया वो खर्चा होता है? एक्रू, यानी कि क्या ये 1 लाख एडअप होगा? यस। इससे नेक्स्ट, ये 50,000 रुपए किसको दिए गए हैं? सुपरवाइजर। क्या सुपरवाइजर प्रोडक्शन करता है? वो सिर्फ निगरानी रखता है। ये डायरेक्ट वर्कर नहीं होता, ये क्या होता है? इनडायरेक्ट वर्कर होता है। तो क्या इसे एडअप किया जाएगा? नहीं, ये नहीं एडअप होगा। सिमिलर वे में कैंटीन में सारे खाना खाएंगे, डायरेक्ट वर्कर इनडायरेक्ट वर्कर काम करने वाले सारे खाएंगे। अगेन इसमें भी ये नहीं पता कि डायरेक्ट वर्कर कितना खाना खाएंगे, एंड ना ही वो कोई वेजेस है जो हम उन्हें दे रहे हैं, वो तो एक एक्स्ट्रा बेनिफिट है। क्या ये खर्चा आप प्रोडक्शन के लिए कर रहे हो? द आंसर इज नो, तो इसे भी इंक्लूड नहीं किया जाएगा। ये भी कॉस्ट का पार्ट बनते हैं, लेकिन अभी मैं सिर्फ आपको क्या निकालना सिखा रहा हूं? डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट वेजेस में नहीं आएंगे, बिकॉज डायरेक्ट वेजेस का मतलब होता है जो फैक्ट्री में काम कर रहे हैं मजदूर, उनको आपने क्या दिया। सुपरवाइजर कंपनी का मजदूर नहीं है, वो प्रोडक्शन नहीं करता, वो सिर्फ सुपरविजन करता है, हेंस उसको दिया गया अमाउंट यहां नहीं आएगा। तो यहां पे आप लिखोगे डायरेक्ट वेजेस। तो सिंपली डायरेक्ट वेजेस में दो ही पार्ट होंगे, जो अमाउंट आपने ऑलरेडी पे कर दिया प्लस जो अमाउंट अभी देना बाकी है। दैट मींस दिस 6 लाख रुपीज विल बी योर डायरेक्ट वेजेस। 6 लाख रुपए को ही डायरेक्ट वेजेस कहा जाएगा। क्या ये बात समझ में आई सभी को? कंपनी में जो प्रोडक्शन कर रहे हैं वर्कर हैं, जो फैक्ट्री में माल बना रहे हैं, उसमें जो डायरेक्टली प्रोडक्शन कर रहे हैं, सिर्फ हमें उनकी वजह से डायरेक्ट वेजेस में शामिल करनी होती है। तो अभी मैंने आपको कॉस्ट शीट के 2 फैक्टर कराए। सबसे पहला पॉइंट हमने कौन सा समझा? डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम, मतलब माल बनाने में कितना रॉ मटेरियल कंज्यूम हुआ। और दूसरा पॉइंट क्या है? डायरेक्ट वेजेस, मतलब आपने प्रोडक्शन जब किया है तो उन वर्कर्स को क्या पे किया। अभी दो, आज के लिए इतना ही करेंगे, 2 पॉइंट हमने कर लिए। ऐसे ही आगे 1 बाय 1 एडअप करते जाएंगे, नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। ठीक है? आज जो 2 पॉइंट किए उसमें कोई डाउट थी किसी को भी, कोई पॉइंट समझ में ना आया हो? चलो आज के लिए बस इसमें इतना ही।
बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज आपको सिर्फ इतना करना है, रेगुलर बेसिस पे एक बार 3-4 दिन कम से कम एग्जाम्पल ही चलेंगे, मैं ऐसे ही पॉइंट पॉइंट ऐड करवाता जाऊंगा। तो आपको जब तक सिर्फ एग्जाम्पल रीड करने घर से, कोई होमवर्क नहीं है, सिर्फ जितना करवाया है वो रीड करके आना है।